हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो हमारे CSIR नेट में 2012 से 2016 तक की प्रॉब्लम्स आई है। वो सभी प्रॉब्लम्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप स्टूडेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट की जाती है कि यदि आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री की सीरीज हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ताकि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देख सकें। ओके, अब ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस नोट कर रखी पहले से ही, और कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे जो नेट की कोई जून में आया पेपर, कोई दिसंबर में आया, कोई पार्ट सी का हो सकता है इनमें प्रॉब्लम और कोई पार्ट बी का हो सकता है। वो सब मिक्स प्रॉब्लम है, वो हम सब डिस्कस वन बाय वन करेंगे। ओके, और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या कहती है। हमने दो क्वेश्चन लिए, ये पार्ट सी के क्वेश्चन हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर अ गिवन फ्यूजन रिएक्शन, यानी इसका क्या पता चला कि फ्यूजन रिएक्शन है कोई हमारी ये, और यही रिएक्शन है 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1 इजिकल टू 56 बेरिलियम 142 प्लस 36 क्रिप्टोन 91 प्लस 30 N1। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जूल रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज गिवन 235 यूरेनियम दिस वन। ये वैल्यूज पुट दे रखी है हमें, गिवन है वैल्यू। तो हमको क्या कैलकुलेट करना, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जूल रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, अच्छा अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये सॉल्यूशन होगा हमारा। सॉल्यूशन हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या, E इक्वल टू होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। और जो डेल्टा M होता है हमारा ये मास लॉस होता है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। क्लियर बात। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हमारे पास इस रिएक्शन में देखो यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन है। तो यूरेनियम 235 की का मास कितना दिया हमको, इतना दिया 235.0439 और प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना दे रखा है, देखो न्यूट्रॉन का मास ये रहा यहाँ पर 1.00866। ये तो होगा हमारा लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट का, माइनस प्रोडक्ट का कितना हमारा, प्रोडक्ट में हमारे पास बेरिलियम का कितना भाई 141.9164 प्लस क्रिप्टोन का कितना 90.9234 ये होगा, और 3 न्यूट्रॉन का प्लस 3 इंटू न्यूट्रॉन का 1.0086। क्लियर बात। तो ये जो हमारा मास है ये पूरा, ये अभी AMU में आएगा हमारा, AMU में तो हमको चाहिए ये मास कन्वर्ट करना किस में, किलो जूल में। तो एक AMU इजिकल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इसमें इस पैरामीटर्स हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब ये होएगा हमारा पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारी ये kg में इंटू सी स्क्वायर। लाइट वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है। ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो इस पूरी कैलकुलेशन को यदि हम हल करते हैं तो इस कैलकुलेशन के हल करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसके हल करने के बाद आ जाता है हमारा 2.8 इंटू 10⁻⁻11 किलो जूल। और इसने पूछा हमसे किलो जूल पर मोल में, ये तो एनर्जी आई ना किलो जूल में। अब एनर्जी यहाँ लिखेंगे, एनर्जी रिलीज
रिलीज फॉर 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, आवेगेड्रो नंबर, तो इसको आवेगेड्रो नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आवेगेड्रो नंबर की वैल्यू कितनी, 6.023 10⁻23। तो इस पूरी फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.68 इंटू 10⁻10 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ जाता है हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम का। ये पार्ट सी का था। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उन ऑप्शंस में था एक ऑप्शन ये भी था हमारे पास। तो जब हम पूरी कैलकुलेशन को ठीक तरीके से हल करते हैं तभी हमारा आंसर मैच करेगा। क्लियर है? तो आप इस प्रॉब्लम को ठीक सा नोट कर लीजिए। ओके, यदि कोई बात कहीं पर समझ में ना आए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कमेंट रीड करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। क्लियर बात? अच्छा, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कैसे हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम बात करते हैं। नोट कर लिया हो तो रब कर देते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम 2 को हम कैसे सोल्व करेंगे इसको जरा ध्यान से देखना। प्रॉब्लम 2 में दिया है हमारे पास फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे दी, एक रिएक्शन ये दे दी, गिवन मास दे दिया इनका, बेरिलियम का दे दिया हमको और क्रिप्टॉन को दे दिया और आर्गन का दे। द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए एंड बी बोथ आर स्पॉन्टेनियस फ्यूजन रिएक्शन। बी में दे दिया ए इज स्पॉन्टेनियस बट बी नॉट, सी में दे बी इज स्पॉन्टेनियस बट ए इज नॉट, डी में दे बोथ ए एंड बी आर स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियसली को हम कैसे चेक करेंगे, जिस रिएक्शन में मास लॉस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, जिसमें मास लॉस नहीं होगा वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो हम दोनों प्रोसेस में देख लेते हैं। डेल्टा एम हम इसका ए प्रोसेस का भी कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एम बी प्रोसेस का भी कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अब देखो ए में देखो प्रोडक्ट क्या हमारे पास, ये 2 इंटू मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ बेरिलियम, इसको कैलकुलेट करते तो माइनस में आ रहा है हमारे पास। माइनस का मीनिंग है कि मास लॉस ऑफ मास, जब मास लॉस हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही, इवोल्व हो रही, एनर्जी इवोल्व हो रही, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। और दूसरे में हम देखते हैं डेल्टा एम, इसके केस में बी के केस में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ ऑर्गन का 2 टाइम्स ऑफ दिस वन माइनस ये क्रिप्टॉन का मास, ये हम लेस करेंगे तो ये प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब नो एनर्जी मास लॉस, जब मास लॉस नहीं हो रहा तो नो एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी रिलीज नहीं तो ये क्या है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है हमारी, इवोल्व हो रही है, यानी मास लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इस ए रिएक्शन है, ए क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ए हमारी कौन सी होगी, ये वाली हमारी होगी स्पॉन्टेनियस, और बी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो ए और स्पॉन्टेनियस और बी नहीं होगी तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। लिख देते हैं ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर बात? तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अभी। ओके, अच्छा, कुछ प्रॉब्लम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हमने लिए, 4 प्रॉब्लम्स लिए, ये 3 4 5 6। अब इन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। ये इसमें से ये जो प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी का, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, ये भी पार्ट बी का है, और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ओके, अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ एन odd wood sample is found to be 40.2 disintegration per minute gram. Calculate age of wood sample. Calculate age of wood sample if for a fresh wood sample C14 activity is 15.3 disintegration per minute gram and T half of carbon 14 is this one. Clear है? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है। जितनी भी हमारी ये जितनी भी रिएक्शन होती है हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ये सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी इनके लिए जो रूलिंग बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ही सब फॉलो होगा। तो अब इसके केस में हम बात करते हैं आपका
फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारा डेरिवेशन है ये रहता है हमारा, क्या रहता है, k इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन t और log a नोट अपॉन a नोट अपॉन a, ये हमारा डेरिवेशन होता है। और जो ये t है, इस t का रिलेशन है, ये t हमारा, इस t का रिलेशन हमारे k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नोट अपॉन a। यहाँ से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू, और हमारा टोटल टाइम कैलकुलेट करना, हाफ लाइफ भी गिवन हमको कैलकुलेट करना हमारा, कैलकुलेट एज ऑफ वुड सैंपल, एज यानी ये कैपिटल T कैलकुलेट करना, ये T कैलकुलेट करना। और K के इजिकल टू एक पैरामीटर होता है, K इजिकल टू होता है 0.693 अपॉन T हाफ, K के इजिकल टू ये भी होता है। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो K के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ K के प्लेस पर, तो अभी यहीं लिख देते हैं। तो इसके इजिकल टू लिख देते हैं हम 2.303 अपॉन स्मॉल t और log a नोट अपॉन a नोट अपॉन a, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमें यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करनी, देखते हैं पुट करते हैं। तो 0.693 अपॉन t हाफ की वैल्यू कैलकुलेट गिवन है 5730 इजिकल टू 2.303 अपॉन इस टी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी, और log 10 बेस ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15.3 अपॉन फ्रेश की 15.3 अपॉन 14.42 ये। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे हम, यहाँ से स्मॉल t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल t को जब हमेशा कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉल t की वैल्यू यहाँ से आती है 617 ईयर, ये हमारा आंसर आता है। अब इसको समझ लो, हमारे लिए इसके दो फॉर्मूले अप्लाई हुए, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये अप्लाई। तो k की वैल्यू ये होती है, ये वैल्यू हमने यहीं पुट कर दी, ये पुट करने से ये डेरिवेशन इस टाइप से, यहाँ पर हमने सब वैल्यू रख दी और t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 617 ईयर। क्लियर बात। तो उसमें ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं हमारे पास, तो जो ऑप्शन सही मैच करता है 617 वो हमारा आंसर होता है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 2 मार्क्स का है, ये तो ये 4 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का। इन कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप 14C इमिट्स बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, गामा रेडिएशन एंड पोजिट्रॉन। तो ये कौन से को इमिट्स करता है। अब इसके लिए भी हम वो सोल्व करके दिखाते हैं इसको। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको रब कर देते हैं और तब इसके लिए सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो कार्बन 14 ये का जो है ना 6 कार्बन 14 ये इमिट्स करता है 7N14 प्लस -1 बीटा नोट, ये इसकी रिएक्शन होती है। कार्बन 14 इमिट्स किसको इमिट्स कर रहा है, ये बीटा पार्टिकल को इमिट्स कर रहा है। किस पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर बात। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत आसान था, केवल ये ध्यान रखना कि जो कार्बन डेटिंग होती है तो कार्बन 14 इमिट्स किस करता है, बीटा पार्टिकल को इमिट्स करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रॉब्लम पूछी गई। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं आपकी, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। अ रेडियो एक्टिव 41 आर्गन इनिशियली डीके एट द रेट ऑफ दिस वन 34,500 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, बट डीके रेट फॉल्स टू 21,500 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आफ्टर 75 मिनट है। द टी हाफ फॉर दिस वन, यानी टी हाफ कैलकुलेट करना हमको। उसमें क्या कैलकुलेट करना,
टी हाफ हमको इसको कैलकुलेट करना। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रॉब्लम जैसे अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो टी हाफ की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। ओके, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो के इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी log 10 बेस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन एन नोट अपॉन एन। क्लियर है, ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ से 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितने दी हम क्वेश्चन नंबर 5 में, कितने मिनट बाद, ये 75 मिनट 75, और log 10 बेस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हमको 34,500 और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी दी 21,500। इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करेंगे। इसके सोल्व करने से हमारे पास आ रहा है 6.3049 इंटू 10⁻³ पर मिनट या मिनट इनवर्स, ये आ गया हमारे पास। क्लियर बात, के की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अच्छा, अब हम जानते हैं एक डेरिवेशन जानते हैं, क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। हमारा होता है टी हाफ इजिकल टू होता है 0.693 अपॉन के, और टी हाफ ही हमको कैलकुलेट करना, तो 693 अपॉन के की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 6.3049 इंटू 10⁻³ क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 मिनट, 110 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, 12th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, हमारी काइनेटिक्स से रिलेटेड है बिल्कुल। बस ये ध्यान रखना इसमें कौन सा, जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके होती है वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले लगते हैं। के की वैल्यू कैलकुलेट की और के की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो टी हाफ हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है, आप इसको साफ साफ नोट कर लीजिए। फिर हम प्रॉब्लम 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने लाल रंग का बटन होगा उसको प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और नोटिफिकेशन ऑल को एक्टिवेट करना ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस ऑफ एलिमेंट फेवर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द टारगेट एंड प्रोडक्ट आर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है? हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टारगेट, हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टारगेट, बहुत ही अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात लिख ली, बिल्कुल सही बात लिख दी। हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टारगेट एंड बी लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में होता है, क्या होता है कि न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टारगेट वो हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टारगेट होता है एंड लॉन्ग लाइफ टाइम तक उस प्रोडक्ट का होता है, यानी लॉन्ग हाफ लाइफ होता है उसका। सीधा लो न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टारगेट ये नहीं हो सकता, और लो हाफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट ये भी नहीं है। इसमें केवल हमारा ऑप्शन ये एक करेक्ट है, हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ टारगेट एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर बात। अच्छा, इस ये थियोरेटिकल बात है, अगर आप थ्योरी ठीक से पढ़ोगे तो ये बात सब समझ में, थियोरेटिकल बात है। तो ऑप्शन ए में ऐसा ऑप्शन आ रहा है ए एंड बी बोथ, ए एंड बी, यानी ये वाले भी ऑप्शन सही है हमारे पास और ये बी वाला ऑप्शन भी सही है। आप थ्योरी ठीक से पढ़ोगे तो ये सब बात समझ में आ जाती है, कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए अभी। कुछ प्रॉब्लम्स ये हमने ली जो हमारे नेट में आई, ये पार्ट बी में आई हमारे पास, ये पार्ट बी में आई, ये पार्ट सी में आई। ओके, अब इनको एक एक को 1 बाय 1 समझते हैं ध्यान से। क्लियर। पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ये, द पार्टिकल पोस्टुलेट्स टू ऑलवेज अकम्पनी द पॉजिट्रॉन इमिशन अमोंग न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 दिए। यानी दिया पार्टिकल पोस्टुलेट्स
always accompany the positron emission, accompany positron emission. The particle postulates to always accompany the positron emission. यानी इसमें एक बात पूछ ली हम सब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यही समझने की बात है। द पार्टिकल दैट आर ऑलवेज इमिट्स ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन इमिशन, जिसमें पॉजिट्रॉन इमिशन होगा, जिसमें हमारा पॉजिट्रॉन इमिशन होगा, तो उसमें कौन से पार्टिकल साथ साथ इमिट होंगे, कौन से पार्टिकल साथ साथ इमिट होंगे। देखो ये प्रोटॉन है, हम इसका सॉल्यूशन लिखा, प्रोटॉन से इमिट हो रहा है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन ये 1e0 प्लस न्यू, ये एंटी न्यूट्रॉन हो, तो एंटी न्यूट्रॉन और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये अकम्पनी, ये दोनों एक साथ निकलते हैं, दोनों एक साथ इमिशन होता है, दोनों में इमिशन एक साथ होता है। ये एक जोड़े के रूम में रहते हैं, ये एक जोड़े के रूम में रहते हैं। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक साथ होते हैं। देखो इस रिएक्शन से ये क्लियर हो रहा है कि ये दो चीज़ एक साथ इमिशन हो रही, तो ऑप्शन बी और सी, ये वाला बी और सी देख लो किस में, बी और सी डी में, तो हमारा डी ऑप्शन सही जाएगा। केवल थ्योरेटिकल के बिहाफ पर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे कि पार्टिकल पोस्टुलेट टू ऑलवेज अकम्पनी द पॉजिट्रॉन इमिशन अमोंग, इन सब में कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो दोनों एक साथ इमिट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इन दोनों में एक साथ इमिट न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा न्यूट्रॉन एक साथ नहीं हो सकता, एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ हो रहा है। देखो इस रिएक्शन में, इसलिए हमने ये देख लिया दोनों एक साथ किस में हो रहे, ऑप्शन डी में हो रहे, बी एंड सी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर बात। अच्छा अब इसी प्रकार यहाँ देखो, द न्यूक्लियाई अमोंग द फॉलोइंग फ्यूजन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन आर, थर्मली न्यूट्रॉन आर तो ये जो इसमें दिया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में, न्यूक्लियाई अमोंग द फॉलोइंग फ्यूजन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन आर, थर्मली न्यूट्रॉन केवल यूरेनियम में पाए गए। हमारे यहाँ 233 यूरेनियम, 235 यूरेनियम, यहाँ 239 प्लेटिनियम और यहाँ पर 232 थोरियम। तो इसमें प्लूटोनियम में नहीं पाएगा ये चीज़ ना, प्लूटोनियम में नहीं पाएगी प्रैक्टिकली। अब हम इन ऑप्शंस में देख सकते हैं जिसमें सी नहीं है, जिसमें सी नहीं, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। केवल एक छोटी सी ट्रिक है, ये देखेगा कौन से पाएगा, यूरेनियम में पाएगा, थोरियम में पाएगा, लेकिन इसमें पाएंगे नहीं आप प्लूटोनियम में, बस उसके आधार पर हम देख रहे हैं। अच्छा इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन 24 मैग्नीशियम ड्यूटेरियम, ये हमारा हीलियम होगा, ये सोडियम है। द करेक्ट स्टेटमेंट आर ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी पार्टिकल इज नॉट फुल्ली अवेलेबल फॉर एक्साइटिंग 24 mg, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, 100% सही लिखे आप। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम पार्टिकल इज नॉट फुल्ली अवेलेबल फॉर एक्साइटिंग मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात लिखी है ना। और दूसरी बात लिखी, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंजर्व, तो इस रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंजर्व रहेगी, ये भी बिल्कुल 100% सही बात है। और क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज मच हाइयर, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज मच हाइयर इज मैग्नीट्यूड रिलेटिव टू द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से क्यू वैल्यू की मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, ये बात सही लिखी। और डी लिखी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज क्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज लेस देन क्यू वैल्यू, ये बात सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, और हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन सी सही है। अब इसमें इस रिएक्शंस को हम रिएक्शन की फॉर्म में भी लिखकर समझ सकते हैं। हमारा क्या है, 12 mg 24 प्लस डी है तो 1H2 है, इजिकल टू इमिशन क्या आ रहा है हमारा, ये 11 Na22 प्लस 2He4, ये तो सिंबल है रिएक्शन का, ये रिएक्शन है हमारी। क्लियर है। तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो हमारे स्टेटमेंट थे, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही, तीसरा स्टेटमेंट भी, ये ऑप्शन डी वाला सही नहीं। अब इन सब ऑप्शंस में हम देख लेते हैं जिसमें डी नहीं है वो हमारा सही होगा। डी देखो, बी में भी डी है,
सी में भी डी है और डी में भी डी, इसका मतलब ए डी नहीं है, तो ए बी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, इनको नोट कर लीजिए साफ साफ। अभी 2-3 प्रॉब्लम और है जो नेट में पूछे गई, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब ये 3 प्रॉब्लम और दे रखी हमारी जो नेट में पूछी गई। ये प्रॉब्लम हमारी पूछेगी पार्ट बी में, ये पार्ट बी में, ये पार्ट सी की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये प्रॉब्लम इनको भी हम 1 बाय 1 समझते हैं। क्या पूछा गया, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन दिस वन, ये रिएक्शन पहले तो इस रिएक्शन को लिखते हैं। ये 13 नाइट्रोजन है ना, तो ये हमारा हाँ 13 नाइट्रोजन है, तो 7N13 प्लस क्या हो रहा है न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही 0N1 इजिकल टू 6C13 निकल रहा है ना हमारे पास, दिख रहा है, प्लस क्या निकल रहा है प्रोटॉन 1H1 प्लस एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी आ रही इसमें, एनर्जी कितनी है 3.236 MeV। अब द थ्रेशोल्ड एनर्जी MeV फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए कितनी होगी, इस रिएक्शन को लिखते हैं कितनी है 13C यानी 613 प्लस प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा है इसमें 1H1 इजिकल टू 7, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना 7N13 प्लस ये क्या है न्यूट्रॉन 0N1 प्लस ये एनर्जी क्या होगी। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा। अच्छा, अब Q वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। Q वैल्यू के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इजिकल टू होगा Q इंटू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, ये केवल फॉर्मूला लर्न करना, मास ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, मास ऑफ टारगेट न्यूक्लाई। क्लियर बात, केवल ये फॉर्मूला। तो अच्छा, अब Q वैल्यू हम ऑलरेडी एक गिवन है, एक की Q वैल्यू कितनी है 3.236 इंटू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या हमारे पास, ये रहा रिएक्टेंट, टोटल मास रिएक्टेंट कितना 13 और 1 या 13 1 कहीं से देख लो 14, टोटल मास ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, टारगेट न्यूक्लाई क्या है इसमें, हमेशा टारगेट न्यूक्लाई हमारा टोटल मास ऑफ टारगेट न्यूक्लाई, टारगेट न्यूक्लाई क्या रहा हमारे पास 13 ना, टारगेट न्यूक्लाई ये 13 मास है, देखो टारगेट यहाँ पर भी टारगेट ये भी 13। क्लियर है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इसी प्रकार से 3.485 MeV, ये इसका आंसर होगा हमारा। क्लियर बात, केवल ये सिंबल दे दे, रिएक्शन लिख दी और टोटल ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, थ्रेशोल्ड एनर्जी इजिकल टू का Q इंटू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ द टारगेट न्यूक्लाई। एक वैल्यू की गिवन थी, रिएक्टेंट का मास 14 और टारगेट न्यूक्लाई 13, ये कैलकुलेशन सोल्व कर लिए, हमारा आंसर आ गई। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव कैप्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, रेडियो एक्टिव कैप्चर ऑफ द फॉलोइंग। रेडियो एक्टिव कैप्चर क्या होता है हमारे पास, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। रिएक्शन विच इन्वॉल्व द गामा रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव कैप्चर, ये होता है इसका स्टेटमेंट। इसका एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, केवल वो समझ में आ जाएगा। रिएक्शन विच इन्वॉल्व evolution of gamma radiation is called क्या, रेडियोएक्टिव कैप्चर, रेडियोएक्टिव कैप्चर। क्लियर, ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो ये सोल्व किया जा सकता है। रिएक्शन विच इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ गामा रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव कैप्चर। अब इस रिएक्शन में देखो, ये हमारा टारगेट न्यूक्लाई होगा, ये टारगेट न्यूक्लाई होगा, ये गामा रेडिएशन की बम्बार्डमेंट होगी, न्यूट्रॉन बनना रही है, तो इसमें तो गामा रेडिएशन नहीं निकल रही बाहर। अब इसमें देखते, ये सोडियम टारगेट न्यूक्लाई, इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही। अच्छा, इसमें जो दे रखा है ये सोडियम, ये टारगेट न्यूक्लाई है, इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी और गामा रेडिएशन इसमें इमिट हो रहा है।
क्लियर। अतः स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्या कहा, रिएक्शन विच इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ गामा रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव कैप्चर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही सही बन जाता है। लेकिन सी में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर गामा रेडिएशन कोई निकल ली, नहीं निकल ली। डी में देखते हैं गामा रेडिएशन, यहाँ भी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन निकल ले। तो इसमें केवल यही देखना जिसमें गामा रेडिएशन निकल ली, गामा रेडिएशन केवल इसी में निकल ली, और जिसमें गामा रेडिएशन निकलती है वही रेडियोएक्टिव कैप्चर कहलाता है। क्लियर बात। तो केवल ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, जिसमें रेडियोएक्टिव कैप्चर होगा उसमें गामा रेडिएशन निकलेगी। क्लियर बात। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या, ऑन टू सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन कैप्चर 56 बेरिल में 131 विल बी। यानी ये जो हमारा न्यूक्लाई है 56 बेरियम 131, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके दिखाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का -1 E0 ये कैप्चर करके दिखाएंगे। तो क्या होगा, यानी 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस, यानी इसमें से कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, 54x 131। तो ये ऑप्शन में होगा हमारे पास, यानी कोई ऐसा न्यूक्लियाई होगा जिसका एटॉमिक नंबर 54 होगा और एटॉमिक मास 131 होगा, तो वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। हमने 12 न्यूमेरिकल ले लिए, हमारे डिफरेंट ईयर्स में आए, जो हमारे पार्ट बी और पार्ट सी में आए। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए लाभदायक रहेंगे आने वाले नेक्स्ट जो हमारा CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होगा। यदि कोई बात आपको समझ में ना आई तो प्लीज़ कमेंट करना, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।